हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम संचयन की जो तीसरी कहानी है टोपी शुक्ला, उसका मैं आपको कहानी बताऊंगी। जो पेज वाइज है उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो ये जो कहानी है, पहले पेज में लेखक है जो यहाँ कथाकार कहते हैं कि इफन और टोपी जो इन इन दोनों की, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इफन के बिना टोपी अधूरा है और टोपी के बिना इफन की कहानी अधूरी है। और टोपी के जीवन में इफन का बहुत महत्व है। उसको कहे बिना हम टोपी को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ इफन जो है एक अलग धर्म से है और टोपी अलग, हिंदू और मुसलमान। तो यहाँ वो नहीं कही जा रही, इसमें दो दोस्तों की बात जो अलग अलग रहन सहन, अलग अलग परंपराओं के होते हुए भी वो एक दूसरे से जुड़े, उनकी आत्मा, उनका दिल जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग परंपराओं में रह के भी उनकी सोच, उनकी समझ एक जैसी है। तो ये जो कहानी है, इफन की कहानी जो है लंबी है। और हम टोपी की कहानी जो है, इसमें टोपी की कहानी है, पर टोपी की कहानी इफन के बिना अधूरी है। तो यहाँ में टोपी और इफन का रिश्ता बहुत ही अटूट है। तो यहाँ टोपी के बारे में जानने से पहले हम इफन के जो घर के बारे में जानेंगे, क्योंकि वो उसके जीवन का एक अटूट हिस्सा है। उसके जाने बिना हम टोपी को नहीं समझ पाते। यहाँ में ये बात लेखक नहीं कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। उनको उनका कहना, अगर भाई भाई है, क्या एक भाई दूसरे भाई को बोलेगा कि हम लोग भाई भाई है? तो बोलने का जरूरत नहीं, भाई वो तो दिल से समझा जाता है। अगर बोल देने से भी जो नहीं मानता तो वो थोड़ी मानेगा, तो ये बेवकूफी होगी। तो यहाँ में कथाकार कहते हैं कि जो इफन है और ये टोपी है, टोपी का पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, और टोपी का सैयद जरगाम मुर्तुजा, इफन का सैयद जरगाम मुर्तुजा। तो दोनों दोस्त कैसे बने, और पहले इफन के बारे में। इफन जो है उसके जो परदादा है वो बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, और वो काफिरों के देश में पैदा हुए थे और वहीं मरे थे। और वहां से उनकी जो लाश करबला ले लिए गई, तो उनकी जो आत्मा यहाँ में एक भी सांस नहीं ली। और हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा हुआ उनके खानदान में, वो थे इफन के पिताजी। जब इफन के पिताजी की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसा कुछ शर्त नहीं किया था कि उनकी लाश को लिया जाएगा। तो इफन की जो परदादी थी वो भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी। कोई भी उनके घर में आता तो इफन की जो परदादी थी वो बहुत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। अगर कोई जाता उनके घर से तो वो नजर उतारती, और घर के आगे एक पानी का वो मटका भी रखती। और उनकी जो इफन की जो दादी थी वो भी बहुत अच्छे विचारों वाली महिला थी। और जब एक बार उनका इकलौता बेटा जब बीमार हुआ तो वो एक टांग में खड़ी होकर उन्होंने माता जी से क्षमा मांगी और उसे ठीक होने के लिए प्रार्थना की। तो इस और उसकी जो दादी थी इफन की, बहुत जिंदा दिल औरत थी। उनको यहाँ की जो लखनवी उर्दू भाषा नहीं आती थी, उनके अपने वहाँ की अपने जगह की भाषा आती थी, पूर्वी वो बोलती थी। और उनकी शादी मौलवी से हुई। तो वो तो थी एक जमींदार घर की थी, लेकिन मौलवी से शादी हुई तो उनको बहुत रस्मों रिवाजों में रहना पड़ता था। तो वो उनको नाच गाना ये सब मतलब खुले विचारों वाली थी, तो उनको अच्छा लगता था। लेकिन मौलवी की यहाँ तो मनाही थी। जब उसका इकलौता बेटा का शादी हुआ तो बहुत इच्छा थी उनकी कि वो भी नाचे गाए,
लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पति मौलवी थे, मौलवी के घर में तो इतना ऐसा नहीं हो सकता। तो लेकिन जब उसका पोता इफन पैदा हुआ तो उसने ये कसर पूरी की, क्योंकि तब तक इफन का जन्म उसके दादा की मृत्यु के बाद हुई थी। तो ये कहानी में यहाँ तो इफन की जो दादी थी वो तो मौलवी की बेटी नहीं थी, वो एक जमींदार की बेटी थी। तो जब भी वो अपने पति मौलवी के घर गई तो हमेशा उसका आत्मा बंधा ही रहा है, मतलब कि जो इच्छा वो पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन जब भी अपने अपने मायके जाती थी तो वो एक जमींदार की बेटी थी, तो उसे जी भर के दूध मलाई हर चीज खाने मिलता था, तो वहां लपड़ सपड़ करके पूरा खाती थी। लेकिन फिर अपने मौलवी पति के घर आ जाने से फिर बंधन में रहा, हर चीज उसको नहीं मिलता था। तो इस तरह से मन को मारकर ऐसे रहना पड़ता था। तो जब उनकी मौत हुई तो उस समय उनका सेंस थोड़ा चला गया, उनको इतना याद नहीं, उनकी जो अपने घर के बारे में थोड़ा थोड़ा याद था कि कच्ची हवेली कहते थे, क्योंकि वो मिट्टी का था। अभी वो मतलब पाकिस्तान जो वहाँ के जो कराची के जो गवर्नमेंट के हेड कस्टोडियन में चले गए हैं, तो वहाँ आम का पेड़ था, वो भी याद करती है। तो ऐसे कुछ कुछ बात याद कर, मतलब ये होता है। और उन्होंने उनका कहना था वो यही जन्म यही की है तो वो यही मरेगी। उनके बेटे ने पूछा जब कि आपको कहाँ दफना दिया, जैसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि मेरी लाश अगर नहीं संभाल सकते तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, ऐसे भी उन्होंने कहा था। तो जब इस तरह से उनकी जब दादी का डेथ हुआ तो उनको उनको क्या अ, उनको जब उनके पिताजी इफन के पिताजी का जब पोस्टिंग हो गया था तो फातमेन में वहीं में दफना दी गई थी। तो और इफन और टोपी की दोस्ती हुई तब, तो वो चौथे क्लास में पढ़ता था उस वक्त। तो इफन की जो दादी थी बहुत अच्छी थी, खुले विचार की थी और बच्चों से बहुत प्यार करती थी, और इफन अपनी दादी के बहुत करीब था। तो टोपी जब उसके घर में आता था तो जो इफन की दादी की जो भाषा थी, पूर्वी भाषा, तो वो उसे टोपी को बहुत पसंद था, क्योंकि उसकी मम्मी की टोपी की मम्मी की भाषा भी वही थी, तो वो अच्छा लगता था। और लेकिन इफन के पिताजी लोग उसकी दादी को ऐसी भाषा मतलब नहीं बोलने देते थे, जो आमतौर पर भोजपुरी जैसे पूर्वी होता है उस तरह की थी। तो तो टोपी हमेशा उसकी दादी के पास जाता था, मतलब कि उसके जैसे दिल के करीब इस तरह से थे। एक 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 बुजुर्ग और एक बच्चा, यानी कि दोनों का मतलब मिल गया, ऐसे ऐसे एहसास होता था। तो दोनों उसकी भाषा की वजह से, मतलब वो और दादी के प्यार दुलार की वजह से वो हमेशा टोपी इफन की दादी के पास जाके बैठता था। घर के दूसरे लोग भी अगर टोपी की कभी भाषा सुनते, क्योंकि उसको वो भाषा पसंद थी उसकी अम्मा की भाषा, तो मतलब उसको चिढ़ाते थे, तो वो टोपी को अच्छा नहीं लगता था और उसकी दादी उसको बहला के फिर बात को घुमा देती थी। अरे तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है, हाँ इन लोग के बातों में तुम मत आया करो, ऐसे करके टाल देती थी बातों को। तो इस तरह से इफन के घर टोपी जाया करता था। तो बात एक दिन ऐसे खराब हो गई कि टोपी अपने घर में, टोपी का जो पिताजी है वो डॉक्टर थे और उनके घर में मॉडर्न आ चुका था। वो लोग डाइनिंग में बैठ के खाना खा रहे थे, तो टोपी को बैगन का भरता बहुत अच्छा लगा, उसकी मम्मी ने बनाया, उसकी मम्मी जो राम दुलारी और उसकी दादी सुभद्रा देवी। तो टोपी को अपना दादी से उतना प्यार नहीं था, वो अपनी दादी को नफरत करता, वो पसंद नहीं करता। यहाँ उल्टा वो इफन की दादी को पसंद करता, पर अपनी दादी, तो उनकी दादी थोड़ा सा अलग तरह की थी, इफन की दादी की तरह नहीं। हाँ, लेकिन टोपी अपनी माँ को पसंद करता था। तो जब डाइनिंग में खा रहे थे तो बैगन का भरता बहुत अच्छा लगा, तो टोपी ने अपनी माँ को अनायास ही बोल दिया, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी बोल दिया। तो ये जब शब्द उसकी दादी सुभद्रा कुमारी ने सुना, तो वो तो सुभद्रा देवी ने सुना तो वो तो गुस्से से हो गई, अरे अम्मी
ये शब्द इस घर में कहाँ से आया। उसकी मम्मी भी राम दुलारी भी हो गई, ये कहाँ से तुमने आया। तो उसने कहा कि ये शब्द मुझे मेरे दोस्त इरफान ने सिखाया है। तो उन लोग बोलने लगे, तूने मुस्लिम के बच्चे से दोस्ती कर ली, क्योंकि उस समय ये बात पहले की थी, 1945 उस समय की। उस समय तो बहुत ज्यादा लोग धर्मों को मानते थे, इस तरह से रीति रिवाज को ज्यादा मानते थे। आज उतना नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा था, जो उसका हाथ का भी वो नहीं खाते थे। तो इस तरह से जब उन लोग को पता चला तो वो गुस्सा हो गई, और उसकी मम्मी ने बहुत टोपी को मारा। दादी भी गुस्सा हुई, सबने गुस्सा हुए। और उसका भाई जो मुन्नी ने उल्टा ये और उसमें तेल नमक लगा के बोल दिया, इसको तो मैंने रहीम कबाची के वहाँ कबाब खाते हुए देखा। तो और पिटाई मिली। तो उस दिन टोपी को बहुत पिटाई मिली, उसका पूरा शरीर उसका दुख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। और वो दूसरे दिन वो जब स्कूल आया तो बहुत उदास था। और टोपी और इरफान अपना जो ज्योग्राफी का घंटी है उसको वो मिस करके वहां में वो लोग बात कर रहे थे और बता रहे थे ऐसा ऐसा हुआ। तो टोपी अब इरफान से बोलता है, क्या ऐसे नहीं हो सकता, तेरी दादी मेरी दादी के साथ नहीं बदल सकती। तो इरफान बोलता है, नहीं, मेरी दादी तो मुझे इतना अच्छा अच्छा कहानी सुनाती है, अम, अ, जो मैं उनके कहानी सुने बिना मैं नहीं सोता हूँ। मेरे पापा की भी तो मम्मी है, थोड़ी वो देगी। ऐसे करके वो बोलता है। इरफान अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। तो टोपी बोलता है कि क्या तू मुझे दोस्त के लिए अपनी दादी को भी नहीं बदल सकता। बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो फिर इरफान बोलता है कि देख, तेरी दादी बुढ़ी है ना। तो वो बोलता है, हाँ मेरी दादी तो बुढ़ी है। तो मेरी दादी बोलती है, इरफान बोलता है कि जो लोग बुढ़े होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, तो तू चिंता मत कर, तेरी दादी भी मर जाएगी। ऐसा बोलता है। तो कुछ देर में वो चपरासी जो स्कूल का जो प्यून है वो आता है और इरफान को खबर देता है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई। तो ये सुन के बहुत बुरा लगता है, चपरासी भी वो रोता है और इरफान चला जाता है। और टोपी का जो मुंह एकदम मतलब लटक जाता है, मैंने दुखी हो जाता है। फिर शाम को जब वो अपने उसके इरफान के घर जाता है, सभी कोई होते पर दादी के बिना उसको वो घर अब वीराना लगता है। जैसे उसके दिल के करीब थी दादी, और उसका सब कुछ वो जानती थी। उसको अब जैसे लगता है अब उसका कोई समझने वाला नहीं है। ऐसा अकेलापन उसका आ गया। एक एक उसकी दादी जो थी, इरफान की दादी 72 साल की, और एक 8 साल का लड़का, जैसे कि लेकिन दोनों के दिल मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे का जरूरत को महसूस हुआ, दोनों का खालीपन मतलब दूर हुआ। इस तरह का रिलेशन इसमें बताया गया। एक बच्चा जो जिसको जो प्यार जो दुलार चाहिए वो इरफान की दादी से मिलता था, और इरफान की दादी भी उसको वैसा प्यार करती थी। पर यहाँ अब इरफान की दादी नहीं रही। टोपी टोपी अपने इरफान से कहता है, काश तेरी दादी के बदले मेरी दादी मर जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन इरफान कुछ नहीं बोला। अब इसके थर्ड पार्ट में जाते हैं। ये सन अक्टूबर 45 की बात है, 1945 की बात है, जिस दिन टोपी ने कसम खाई कि वो कोई ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की नौकरी तबादले की हो। तबादला माने पोस्टिंग्स हो। तो ये उस समय वो समय की बात है जब इरफान के पिताजी का ट्रांसफर मुरादाबाद हुआ और वो अपने फैमिली के साथ चला गया। अब तो टोपी और अकेला हो गया। एक तो उसकी दादी मर गई और यहाँ इरफान का पोस्टिंग हो गया। तो यहाँ इरफान इरफान चला गया तो टोपी अकेला हो गया। अब क्या करेगा। तो उस बंगले में नए कलेक्टर आए जो हरनाम सिंह। उनके 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, बीलू, गुड्डू, बीलू, गुड्डू, हाँ, 3 लड़के थे, डब्बू, बीलू, गुड्डू। तो ये उनके बंगले में टोपी गया एक दिन। उसके माली और जो चपरासी वो पहचानता था, तो वो चला गया। इसलिए तो वो लोग क्रिकेट खेलते थे तीनों बच्चे। तो वो लोग लेकिन कलेक्टर के बच्चे थे, इसीलिए वो किसी से इतना दोस्ती नहीं करते। वो अपना अपना एटीट्यूड में रहते थे। तो जब टोपी उनके बंगले में गया, उसको बॉल लगी तो पूछा कौन है। तो बोला कि
मैं वो बताया भृगु नारायण उसके पिताजी हैं। तो फिर उसको ये जब बोला, जब उसको बोला अच्छा ये कौन है ये, तो उनके माली ने कहा कि डॉक्टर है। तो डॉक्टर है बोलने पर फिर उसको उसको देखने में, बट ही इज लुक सो क्लमजी, ये जब बोला तो टोपी को बहुत गुस्सा आया, तो बोला ए जवान संभालिए, ऐसे बोला। तो उसने वो तीनों जो बच्चों में से एक बच्चे ने अपने उनके जो अल्सेशियन जो डॉग है उसको इशारा किया और उसने भृगु नारायण मतलब कि ये टोपी को काट दिया। और जब उसको पेट में इंजेक्शन 14 इंजेक्शन जब लगी, तब जाके उसको ठिकाने आया और उसने कसम खाया कि और वो बंगले की तरफ नहीं जाएगा और वहाँ किसी से दोस्ती नहीं खाए करेगा। तो इसके बाद अब उसका अब क्या करेगा बेचारा, वो और अकेला हो गया। तो उसके अकेले में अब उसका घर में जो एक सीता थी, वो जो नौकरानी, वो भी उसको भी सब डांटते थे, यहाँ टोपी को भी सब डांटते थे। तो उसके साथ उसके करीब हो गया, उसको वो समझने लगा। तो उसके बाद मतलब समझने लगा, दोनों एक दूसरे के करीब होने लगा, टोपी बेचारा अकेला। तो एक दिन की क्या हुआ और उसको एक डांट पड़ा। असली में जो उसके भाई जो है मुन्नी, उसको उसने एक कोट सिलाई, तो वो उसको पसंद नहीं आए तो टोपी को दिया। हालांकि था तो वो तुरंत तो टोपी को पसंद नहीं आया, उसने नौकर के बेटे को दे दिया, नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। तो वो तो बहुत खुश हुआ। लेकिन यहाँ में सबको गुस्सा आया कि नई कोट थी कि क्यों दे दिया। तो उन्होंने फैसला किया कि उसकी दादी ने बोला अब तू जाड़ा खाएगा, मतलब तू ठंडी से अब तू मरेगा, मतलब कि तुझे ठंडी खानी होगी, बर्दाश्त करनी। तो उसने कहा हम तो ठंडी उंडी नहीं खाएंगे, हम तो भात खाएंगे। तो भात नहीं खाएंगे, तुम जूता खाएंगे, मतलब जूता कोई खाने की चीज है। तो इस तरह से वो दादी से जबान चलाता है। तो उसकी नौकरानी बोलती थी सीता, अरे दादी तू अभी 10 क्लास में पहुंच गया है, तुझे दादी से बात करने की तमीज नहीं आती। तो यहाँ में कथाकार बोलते वो 10 क्लास में तो पहुंच गया, तो 10 क्लास में वो जो पहुंच गया वो बहुत मुश्किल से पहुंचा है। हम्म वो उसको 3 साल लग गए, 2 साल तो वो फेल हो गया। तो जब वो 1949 में जो था 49 में वो 9 में था और 52 में वो 10th पास हुआ। तो जब वो पहली बार फेल हुआ तो उसका भाई इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया और भैरव जब 6 में था। तो सारे घर में लोग उसको अपनी नोक पर रखते थे और उससे काम भी कराते थे। फिर ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में तेज नहीं था, वो पढ़ाई में अच्छा ही था, वो थोड़ा भोंदू था। हाँ, उससे सब लोग काम कराते थे, इधर उधर बाजार जाता था। और कभी उसका भाई कभी उसके नोट्स फाड़ देता था। तो पहला साल तो उसका ऐसे ही गया, दूसरे साल उसको बेचारे को टाइफाइड हो गया। तो और तीसरे बार में वो पास तो हो गया पर 3rd डिवीजन में आ गया, जैसे कि उसका वो कलंक ही लग गया। तो वो पास जो हुआ उसमें कितना मुश्किल से वो पास हुआ और उसको कितना कुछ सहना पड़ा। तो जब पहली बार उसका जब वो मतलब कि जब वो फेल हुआ, तो उसके 2 दोस्त थे 10th में चले गए। तो जो नए बच्चे आए उससे उससे दोस्ती नहीं थी। तो वो 10th वाले बच्चों से वो जो उसके दोस्त थे उनसे साथ खेलता था। तो उसके बाद बच्चे उसको चिढ़ाते भी थे। लेकिन 10th के बच्चे भी अब निकल गए जो उसके दोस्त थे, तो अब वो किससे करेगा। उसके पिछले वाले आ गए और उसके साथ वाले 10th से निकल गए। तो लोग उसको मतलब चिढ़ाते थे, वो बेचारा चुपचाप सहता था। और मतलब कि अब अपने क्लास में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। कुछ भी बेचारा सवाल पूछना चाहता था तो मास्टर लोग उसको मतलब जवाब नहीं देते थे। तो बेचारा अकेला बहुत दुखी होता था। एक बार तो वो उसको इतनी शर्म आई कि जब उसको अंग्रेजी के मास्टर को उसने मतलब कि हाथ उठाया कि वो जवाब देगा, तो अंग्रेजी के मास्टर ने उसको कहा कि हाँ तुम 2 साल से इसमें पढ़े हो, तुमको तो अच्छे से याद होगा, मैं तुमको अगले साल पूछ लूंगा। तो ये बात उसको बहुत ही शर्म आ गई।
तो और इसके अलावा उसके क्लास में जो मॉनिटर था उसने बोला, अरे तू क्यों हमसे दोस्ती करता है, तू हमारे से पीछे जो आने वाले हैं जो है उनसे दोस्ती कर लेना, क्योंकि वो अगले साल इधर आ जाएंगे। तब उसने कसम खाया कि अब चाहे उसको टाइफाइड हो चाहे कुछ भी हो, वो पास होके दिखाएगा। तो अब उसके घर में उसके पिताजी इलेक्शन में खड़े हुए, तो पास होने का मतलब पढ़ने का उसको समय माहौल ही नहीं, क्या करेगा बेचारा। लेकिन उसने फिर भी कसम खाई कि वो जैसे तैसे निकालेगा। तो उसने जैसे तैसे समय निकाला और पढ़ा और पास हुआ। आखिर में वो पास हुआ। तो दादी ने बोला कि वाह, दादी बोले कि भगवान नजर बद से बचाए, कि रफ्तार अच्छी है, आखिर तीसरे बरस में तीसरे दर्जे में पास तो हो गया। तो इस तरह से ये टोपी शुक्ला की कहानी है। अगर यहाँ में कोई आपको दिक्कत है तो आप बोलिएगा, मैं फिर दोबारा मैं आपको इसका शॉर्ट में भी वीडियो दे दूंगी, और इसके जो क्वेश्चंस है मैं पीडीएफ में दे दूंगी व्हाट्सएप में।